वेलकम ऑन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ डेली लर्न। आज हम लोग इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे डार्विन्स थ्योरी के टॉपिक पे। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मैं नीलेश कुमार आपके साथ आज डिस्कस करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। देखिए, जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की चर्चा होती है, देखिए हमारे डार्विन हैं 1809 और इनका डेथ हुआ था 1882। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हालांकि देखिए इवोल्यूशन की जो बात हो रही है, इवोल्यूशन की बात हम कहाँ से करें। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, मल्टीसेलुलर बनता है और मल्टीसेलुलर में फंजाई, प्लांटी और एनिमल सब बन जाते हैं, राइट। लेकिन डार्विन्स का जो थ्योरी था वह था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवॉल्व कैसे हुआ, हालांकि अगर इवोल्यूशन की बात की जाए, हमारे धर्म ने इस पर बहुत पहले ही बात कह दी कि पहले मत्स्य अवतार हुआ। अगर आप पढ़िएगा, हिंदू रिलीजन में बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, तो वहां पे 10 अवतार की बात पहले ही है कि पहले मत्स्य अवतार हुआ, फिर कच्छप अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ। तो इस तरह से अवतार की बात तो पहले ही की जा चुकी है, लेकिन फिर भी डार्विन ने जो बातें की है, हम लोग उन बातों की चर्चा करेंगे। तो डार्विन देखिए 1809 में इनका जन्म होता है और 1831 में एक्चुअली क्या था कि ये चले गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राइट। तो यूनिवर्सिटी में जब गए तो जो प्रोफेसर वहां के थे, प्रोफेसर ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, राइट नो। इनके जो बॉटनी के प्रोफेसर थे हिंसलॉ के काफी करीब थे। तो वहां पे एक फॉर्म आया था कि भाई नेचुरलिस्ट के लिए कि कौन नेचुरलिस्ट बनेंगे। तो नेचुरलिस्ट के लिए फॉर्म आया था। तो इनके प्रोफेसर ने कहा कि अरे बॉटनी वॉटनी पढ़ते हो, बॉटनी जूलॉजी की बात करती हो, नेचर की बात कर लो, नेचुरलिस्ट की फॉर्म आया है, नेचुरलिस्ट का फॉर्म अप्लाई कर दो। तो इन्होंने नेचुरलिस्ट का फॉर्म अप्लाई कर दिया और इनका सिलेक्शन हो गया एज अ नेचुरलिस्ट। ठीक है, एज ए नेचुरलिस्ट उनका सिलेक्शन हो गया। सो 1809 में इनका बर्थ हुआ और 1831 से 1836, ठीक है, 1831 से 1836 की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, वॉयज का मतलब है समुद्री यात्रा। तो इनका मोर देन 5 इयर्स का उनका समुद्री यात्रा था, सी वॉयज। ठीक है, तो वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा होता है। तो समुद्र की यात्रा पे निकल गए और जब समुद्र की यात्रा पे निकले, वॉयज पे चले गए और उनका जो शिप था HMS बिगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानिएगा। HMS बिगल, आप सुनिए, 22 साल का एक लड़का समुद्र के तूफानों पे निकल गया नेचर को समझने के लिए, नेचुरलिस्ट बनने के लिए। HMS बिगल शिप के साथ खाने पीने की सारी सामग्री थी शिप में और निकल जाते हैं। और समुद्र में जब उनकी नाव चलती है, चलते चलते पहुंचती है कहां पे, गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड आप देखिएगा अमेरिका के पास में 6-7 आइलैंड का एक ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड गैलापागोस आइलैंड। उसको हम लोग गैलापागोस आइलैंड कहते हैं। जब गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचते हैं, वहां जो ऑर्गेनिज्म है उनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं। वहां पे बहुत सारी तरह की चिड़िया देखते हैं। जो 7-8 तरह का आइलैंड वहां पे गैलापागोस आइलैंड मिलता है। लगभग उन्होंने 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखा, जिनके बिक अलग अलग थे। चोच बिक जो है, बिक अलग अलग था। किसी का बिक इंसेक्ट ईटर टाइप से था, किसी का वुड ईटर था, किसी का फिश ईटर था, किसी का सीड ईटर था। मतलब सीड खाने के लिए, मछली खाने के लिए, लकड़ी खाने के लिए, ग्रासेस खाने के लिए, सबका सीड जो बिक है, सबका बिक अलग अलग तरह से मॉडिफाई था। तो डार्विन को लगा कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। ये इतने करीब करीब सब आइलैंड है, 13 आइलैंड का जो समूह है गैलापागोस आइलैंड, वहां पे इतने सारे तरह के फिंचेज हैं। उन्होंने फिंचेज को स्टडी किया और उसी समय माल्थस, 2 साइंटिस्ट पहले ही थे जिनसे वो काफी इन्फ्लुएंस है। एक थे माल्थस और दूसरा थे एआर वैलेस। तो माल्थस का जो पॉपुलेशन थ्योरी था, डार्विन माल्थस के पॉपुलेशन थ्योरी से काफी इन्फ्लुएंस थे, राइट नो। सो उन्होंने जो एआर वैलेस और माल्थस का जो थ्योरी था, उस थ्योरी से काफी इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने भी फिर अपना बुक लिखा और उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, अगर बुक देखिएगा, बुक कभी मिले तो देखिए ऊपर बिग हेडिंग में लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और नीचे छोटा में लिखा हुआ है बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने इन बातों को देखा और उसके बाद डार्विन ने सब कुछ अपने बुक में, जो माल्थस का थ्योरी था, एआर वैलेस का थ्योरी था और उनका जो अपना एनालिसिस था, उन्होंने जो गैलापागोस आइलैंड पे ऑब्जर्व किया था, उन बातों को देखा, राइट। उन बातों को देखने के बाद डार्विन ने अपना थ्योरी दिया और उसको हम लोग नाम दे रहे हैं मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी का मेन पॉइंट्स क्या था, हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डार्विन का जो पहला थ्योरी था दैट इज ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन तो है, ओवर प्रोडक्शन के साथ
कांस्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है, डार्विन क्या देखते हैं, माल्थस ने इस बात को कहा था कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वह जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, जीपी, और जो फूड का प्रोडक्शन होता है वह अरिथमेटिक प्रोडक्शन में होता है, एपी। उन्होंने जीपी और एपी की बात कर दी, ये साइंस का कुछ टर्म्स है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, डार्विन ने कहा, क्योंकि माल्थस ने अपने थ्योरी में इन सब बातों को रखा था, तो डार्विन ने कहा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें हो क्या रहा है, कहना है कि जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से बढ़ता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर एक पैरामीशियम की भी बात करें तो पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम जब से इस दुनिया में आया है 20 से 30 मिनट, मतलब हाफ एन आवर भी हम रखते हैं, आधे घंटे में पैरामीशियम डिवाइड होकर 1 से 2 बन जाता है। तो पानी में रहने वाला पैरामीशियम अगर आधे घंटे में 2 बन जाता है, आज से मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो पैरामीशियम आया, लाखों साल पहले पैरामीशियम आया, अगर वह पैरामीशियम डिवाइड होते जाता और जैसा कि डिवाइड हो रहा है, अर्थ सरफेस से ज्यादा पैरामीशियम का सरफेस एरिया हो जाता। लेकिन आज तो हम नहीं देखते हैं, जब से पैरामीशियम आया पूरे अर्थ सरफेस पे पैरामीशियम ही फैला रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ आइए, हमने एक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लिया, दूसरी तरफ एक बड़ा ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं, एलिफेंट। एलिफेंट की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, जब से इस दुनिया में एलिफेंट है, एलिफेंट का एक एवरेज लाइफ स्पैन 70 ईयर्स है। ठीक है, तो एलिफेंट अपने लाइफ टाइम में लगभग 4 से 5 बच्चे को जन्म देती है। तो अगर जितने, जब से एलिफेंट इस लैंड पे आई है, इस धरती पे आई है, तब से अगर देखा जाए तो एलिफेंट की संख्या आज लाखों और करोड़ों में होती, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है, ओवर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो ओवर हो रहा है, हर 30 मिनट में पैरामीशियम डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करके क्या कर रहा है, अपना नंबर बढ़ाई जा रहा है, लेकिन क्या है, फिर भी कांस्टेंट पॉपुलेशन है। तो यहां माल्थस के थ्योरी से उनको यह समझ में आया कि प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, रैपिड प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है। बाहर पैरामीशियम ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको मारने वाला भी कंडीशन है, पानी सूख गया, पैरामीशियम मरने लगा, पैरामीशियम को खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनका जो नेचर में जो उनका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। फूड वहां पे फैक्टर आ रहा है, इन्वायरमेंट फैक्टर आ रहा है, स्ट्रगल फैक्टर आ रहा है। यहां पे दूसरा पॉइंट, दूसरी को डार्विन ने कहा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना। हर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव कर रहा है, तो कहीं ना स्ट्रगल कर रहा है। अब स्ट्रगल की जब बात आती है तो स्ट्रगल कहते हैं, स्ट्रगल 3 तरह का, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। देखिए, जब इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल की चर्चा करते हैं, यानी कि एक ही स्पेसिस के बीच में स्ट्रगल नहीं। अब देखिए क्या है, 2 देशों के बीच की लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई किसके बीच हो रही है, आदमी आदमी के बीच में लड़ाई हो रही है, होमो सेपियंस के बीच में लड़ाई हो रही है। दोनों तरफ, बॉर्डर के उस पार भी होमो सेपियंस, बॉर्डर के इस पार भी होमो सेपियंस, तो दोनों होमो सेपियंस के बीच में लड़ाई हो रही है, एक ही स्पेसिस के बीच में लड़ाई हो रही है, मानव मानव के बीच में लड़ाई हो रही है। दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही स्पेसिस के बीच में लड़ाई हो रही है। और इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो है ना, सबसे खतरनाक स्ट्रगल होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब 2 अलग अलग स्पेसीज के बीच की लड़ाई, लायन और डियर के बीच की लड़ाई, कैट और डॉग के बीच की लड़ाई। जब 2 अलग अलग स्पेसीज के बीच की लड़ाई होगी तो उसको हम इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट में है, आप देखते हैं आदमी आदमी के बीच में लड़ाई हो रहा है, अब बॉर्डर पे लड़ाई हो रहा है, तो लड़ाई में जो मर गया सो मर गया, लेकिन जो बच गया वो सर्वाइव किया। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं डार्विन कि नेचर में वही सर्वाइव कर रहा है जो एग्जिस्ट कर सकता है, जो स्ट्रगल, जो फाइट करके जीत सकता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात होती है। नाउ देयर इज अ स्मॉल वेरिएशन। यहां पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में हम लोग अगर नेचुरल स्ट्रगल की बात करें तो मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रगल की बात करें तो इन्वायरमेंट से स्ट्रगल, मान लीजिए क्या हो गया, ड्राउट का कंडीशन आ गया, फ्लड का कंडीशन आ गया, सब लोग अच्छे से थे नहीं, मान लीजिए कहीं एरिया है, वहां पे डॉक्टर भी रह रहे हैं, डॉक्टर के मैनेजर काम कर रहे थे, डॉक्टर के जो आपके प्यून होते हैं उनके काम कर रहे थे, आ गया फ्लड, बाढ़ आ गया, उनके चपरासी तैरना जान रहे थे, कंपाउंडर जो थे तैरना जान रहे थे तो तैरकर बच गए, डॉक्टर साहब तैरना नहीं जान रहे थे, पानी में डूब गए। वहां पे नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, जो कंपाउंडर था, नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, डॉक्टर साहब को नेचर अपने साथ ले गया। हियर स्मॉल वेरिएशन की हम लोग चर्चा करते हैं। इस तरह से देखिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की जब बात करते हैं तो जो स्ट्रगल किया,
जो सरवाइव किया उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आते चला जाएगा, और जो वेरिएशन आते चला जाएगा वही वेरिएशन एक्युमुलेट होगा। तो स्मॉल वेरिएशन का मतलब है कि वेरिएशन अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे वेरिएशन आता है। थोड़ा विंग आया, थोड़ा बिग डेवलप किया, इस तरह से स्मॉल वेरिएशंस आते आते ग्रुप में क्या होता है, एक बड़ा वेरिएशन आता है। और जब बड़ा वेरिएशन आता है, छोटे छोटे वेरिएशन से क्या होता है, उसका सिलेक्शन होता है, जिसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जो सरवाइव कर गया, क्या होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो सरवाइव करेगा वही नया स्पीसीज का निर्माण करेगा। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में जैसे हम लोग बात करते हैं, एक डीडीटी रेजिस्टेंट मस्क्यूटो है और डीडीटी सेंसिटिव मस्क्यूटो है। क्या हुआ, जब डीडीटी का स्प्रे किया गया तो जो डीडीटी रेजिस्टेंट था वो सरवाइव कर गया, डीडीटी सेंसिटिव खत्म हो गया। नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, जो डीडीटी रेजिस्टेंट था। तो इस तरह से नेचर में लोगों को रेजिस्टेंस अलग अलग बातों के लिए होती है, अलग अलग केमिकल्स के लिए होती है, लेकिन पता कब चलता है, जब उसका यूज किया जाता है। इस तरह से जो छोटे छोटे वेरिएशन हुए, छोटे छोटे वेरिएशन मिलकर एक नए स्पीशीज को जन्म दे दिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को अभी कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।